रतन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी आरती के साथ रहा करता था। रतन गांव में बने हुए संपत के ढाबे में काम करता था। अरे रतन, ओ रतन, अरे कहाँ मर गया रे तू? क्या कान में तेल डालकर बैठा है जो तुझे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही? संपत की आवाज सुनकर रतन दौड़ता हुआ आया और बोला, जी मालिक, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे ग्राहक कितनी देर से तुझे आवाज लगा रहे, क्या तुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं ग्राहकों के ऑर्डर पर ही खाना लेने रसोई में गया था मालिक। वो तो मुझे भी दिख रहा है। अरे ना जाने कितनी देर से तू रसोई घर में कान बंद किए हुए खड़ा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मेरा ढाबा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा मालिक। हाँ, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जा जल्दी काम पर लग जा, चल जा। संपत की बात सुनकर रतन अपने काम में मेहनत से जुट गया। शाम को रतन अपने घर चला गया। जल्दी से खाना लगा दो आरती, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अजी इतनी जल्दी क्या है, पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए। हाथ मुंह मैं ढाबे पर धोकर आया हूँ, तुम खाना लगा दो। रतन के कहने पर आरती ने रतन को खाना लगा कर दिया। रतन खाना खाने लगा। आप तो ढाबे पर काम करते हैं और कभी-कभी ढाबे का मालिक आपसे देर रात तक काम करवाता है। क्या भूख लगने पर वो आपको 2 रोटी नहीं खिला सकता? तुम नहीं जानती आरती, ढाबे का मालिक संपत बहुत ही कंजूस स्वभाव का है। अच्छा सुनो, कल मुझे ढाबे पर जल्दी जाना है। क्यों, कल ऐसा क्या है? संपत जी कल मुझे शहर में किसी काम से भेजने वाले हैं। आखिर वो आपको ही काम से शहर क्यों भेजते हैं? वो खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं उनके ढाबे पर काम करता हूँ आरती, इसलिए मुझे उनका कहना मानना ही पड़ेगा। वैसे किस काम से भेज रहे हैं वो आपको? ये तो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया। ठीक है, लेकिन आप उस कबाड़ ट्रक में मत जाइएगा। पिछली बार जब आप उस ट्रक से गए थे तो दिन भर मेरा दिल बेचैन रहा था। आरती की बात सुनकर रतन मुस्कुरा दिया। अगले दिन रतन ढाबे पर चला गया। रतन, तुम ट्रक चलाना तो जानते हो ना? हाँ मालिक, मैं ड्राइवर ही करना जानता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें जो है इस ट्रक को शहर पहुंचाना है। लेकिन मालिक, ट्रक ड्राइवर कहाँ है? क्या आप मुझे इसलिए शहर भेज रहे हैं? हाँ, तुम्हें ट्रक को शहर में पहुंचाना है। इसकी रिपेयरिंग होनी है, तुम्हें ड्राइवर शहर में मिल जाएगा। लेकिन मालिक, ये ट्रक बहुत ही खराब हो चुका है। मेरी पत्नी ने मुझे मना भी किया है इस ट्रक से शहर जाने के लिए, और आप इसी ट्रक में मुझे ड्राइवरी करने को बोल रहे हैं। देखो रतन, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें मेरे और भी काम करने होंगे। अगर तुम ये ट्रक शहर में नहीं पहुंचा सकते तो फिर तुम अभी इसी वक्त नौकरी छोड़कर जा सकते हो। संपत की बात सुनकर मजबूरी में ट्रक लेकर वहां से चला गया। ट्रक कुछ दूर ही चला था, अचानक ट्रक का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। रतन की इस समय मौत हो गई। शाम तक रतन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरती रोते हुए रतन की तस्वीर देखकर बोली, मैंने आपको मना किया था उस ट्रक से जाने के लिए। काश आप मेरी बात मान जाते तो आज आप जीवित होते। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में आखिर कौन है? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद गांव का मुखिया आरती के घर पर आकर बोला, आखिर ऐसे कब तक घर में खुद को बंद रखोगी? अब मेरे पास इसके अलावा और चारा भी क्या है मुखिया जी? मेरी तो दुनिया लुट गई। अब होने को कौन टाल सकता है आरती? जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या करने का इरादा है? यही सोच सोच कर मैं बुरी तरह से परेशान हूँ कि अब क्या होगा। घर का राशन भी खत्म होने को है। रतन तो बेचारा संपत के ढाबे पर काम किया करता था। अगर तुम कहो तो मैं संपत से तुम्हारे काम की बात कर लेता हूँ। तुम उसके ढाबे पर काम कर सकती हो।
मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना मुखिया जी। उसकी वजह से ही मेरे पति की जान गई है। तो फिर तुम क्या करोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दूसरे विवाह की बात गांव में किसी से चला कर देखूं क्या? मुखिया जी, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं अपना पूरा जीवन रतन की याद में बिता सकती हूँ। तुम्हारे परिवार में भी अब कोई नहीं है आरती, तो फिर तुम क्या करोगी? अब ये जीवन कैसे काटोगी? रतन अक्सर मुझसे अपना खुद का ढाबा खोलने की बात किया करते थे। मैं उनके सपने को पूरा करूंगी। आरती, ढाबा खोलने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आप तो गांव के मुखिया हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मुखिया आरती की बात सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला। आरती, मेरे पास तो इतना धन नहीं है जो मैं तुम्हें उधार दे सकूं। लेकिन एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो मेरे साथ। मुखिया आरती को जमींदार की हवेली के अंदर ले आया। आरती मुखिया से बोली, मुखिया जी, ये तो जमींदार की हवेली है। क्या जमींदार मुझे पैसे उधार दे सकता है? जमींदार मेरी बात कभी नहीं टालता आरती। तभी वहाँ जमींदार आ गया। जमींदार आरती से बोला, तुम्हारे पति की मौत का मुझे बहुत अफसोस है आरती। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अब आरती अपने पति का सपना साकार करना चाहती है। अब उसका पति एक ढाबा खोलना चाहता था। समझ गया। और ढाबा खोलने के लिए इसके पास धन नहीं है। देखो, मैं आरती को धन देने के लिए तैयार हूँ और मैं उससे कोई ब्याज भी नहीं लूंगा। लेकिन क्या गारंटी है कि आरती जो ढाबा खोलेगी वो ढाबा चलेगा? अगर कुछ नुकसान हो गया तो? आप चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा ढाबा एक दिन जरूर चलेगा। जमींदार ने आरती को ढाबा खोलने के लिए कुछ रुपए पकड़ाते हुए कहा, गांव में मेरी एक जमीन पड़ी हुई है जो कि खाली है। तुम अपना ढाबा चाहो तो वहाँ खोल सकती हो। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। आरती मुखिया के साथ वहाँ से चली गई और ढाबा बनाने में जी जान से जुट गई। कुछ ही दिनों में आरती का ढाबा बनकर तैयार हो गया। अरे वाह आरती, ढाबा तो तुमने वाकई बहुत सुंदर बनाया है और भोजन में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ देर में वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब जल्दी से ग्राहकों को भोजन परोसो। मुझे लगता है कि तुम्हारा ढाबा कुछ ही दिनों में संपत्ति से भी आगे निकल जाएगा। आरती ने खुशी खुशी ग्राहकों को खाना परोसा, मगर जैसे ही ग्राहकों ने खाना खाया वो सब उल्टियाँ करने लगे। एक ग्राहक क्रोधित होते हुए आरती से बोला, अरे आखिर तुमने खाने में क्या मिलाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया। झूठ बोलती हो। हमें इतना बेकार खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? हम तुम्हारे ढाबे की बुराई सारे गांव में करेंगे। हाँ। सारे ग्राहक वहाँ से क्रोधित होकर चले गए और पूरे गांव में उन्होंने आरती को बदनाम कर दिया। आरती का ढाबा चलने से पहले ही बंद हो गया। आरती अपने घर में बैठी हुई आंसू बहा रही थी कि तभी जमींदार वहाँ आ गया। आरती, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। लेकिन जमींदार साहब, आप तो जानते हैं ढाबा चलने से पहले ही बंद हो गया। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। नहीं आरती, मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ? तुम्हारा ये हाईवे पर बना हुआ घर तो है। अगर पैसे नहीं है तो ये घर मुझे दे दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप इस घर को ले लेंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? आरती, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ से सीधी तरह से निकल जाओ या फिर सोच लो। अगर तुम्हें अपमानित होकर ही निकलना है तो फिर तुम्हारी मर्जी। आरती रोती और गिड़गिड़ाती रही, मगर जमींदार का दिल नहीं पसीजा। आरती भूखी प्यासी अपने गांव से थोड़ी दूर हाईवे के पास पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ
जहाँ उसका पति अक्सर उसके साथ बैठा करता था। आरती पेड़ की ओर देखकर बोली, तुम भी सोच रहे होगे कि आज मैं अकेली कैसे? तुम्हें पता नहीं, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं। तभी आरती ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जिसमें एक अंडा रखा हुआ था और एक चील उस पर बार बार मंडरा रही थी। मेरा घर तो जमींदार ने मुझसे छीन लिया, मगर मैं इस बेचारी चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ने दूंगी और ना ही इसके अंडे को। आरती ने वहां से एक डंडा उठाया और चील को भगा दिया। अचानक एक चिड़िया आरती के सामने आकर बैठकर एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम? मैं पक्षियों की रानी हूँ। तुमने इस अंडे को बचाकर इंसानियत का सबूत दिया है। इसके बदले तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो। क्या तुम मेरे पति को दोबारा जीवित कर सकती हो? नहीं, इस संसार से जो एक बार चला जाता है फिर वो वापस नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हारा वो सपना पूरा कर सकती हूँ जिसे पूरा करने में तुम्हारा घर तुमसे छिन गया। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मैं तो वो भी जानती हूँ आरती, जो तुम नहीं जानती। समय आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। इतना कहकर उस सुंदर लड़की ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, घोंसले से अंडा अपने आप उड़ता हुआ उस लड़की के हाथ में आ गया। बदले में मुझसे उपहार में ये अंडा ले लो और यहाँ से कुछ दूर ले जाकर इस अंडे को तोड़ देना। तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? जब तुम अपने पति के साथ इस पेड़ के नीचे बैठा करती थी, मैं चिड़िया बनकर तुम दोनों को देखती रहती थी। तुम्हारा पति कभी कभी अकेले भी यहाँ आता था और वो पक्षियों से बहुत प्रेम करता था और उनकी मदद भी करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारा दिल भी तुम्हारे पति ही की तरह अच्छा और साफ है। इतना कहकर वो सुंदर लड़की वहां से गायब हो गई। आरती ने थोड़ा आगे जाकर वो अंडा तोड़ दिया। मगर जैसे ही उसने अंडे को तोड़ा, अचानक एक तेज धमाके के साथ वहां पर एक अंडे के आकार का बहुत ही सुंदर ढाबा बन गया। ये तो सच में चमत्कार है। ये तो बहुत ही सुंदर और अंडे के आकार का ढाबा है। आरती उस ढाबे के अंदर चली गई। ढाबे के अंदर बहुत सारा राशन भरा था और भोजन पका हुआ रखा था। वो ढाबा अंदर से आधुनिक सामानों से लैस था। उस ढाबे के ऊपर एक बहुत सुंदर कमरा भी बना हुआ था। आरती फटी फटी आंखों से उस ढाबे को देख रही थी कि तभी एक कार वहां आकर रुक गई और एक व्यक्ति बाहर निकलकर आरती से बोला, अरे भाई, इस तरह के ढाबे तो मैंने अमेरिका और जापान में देखे हैं। ये किसका ढाबा है? ये मेरा ढाबा है। लेकिन ऊपर बोर्ड में तो रतन का ढाबा लिखा हुआ है। आरती ने जैसे ही नजर दौड़ाई तो ढाबे के ऊपर रतन का ढाबा लिखा हुआ था। आरती की आंखों में आंसू आ गए। रतन मेरे पति थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जो भी हो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। इतना बोलकर वो व्यक्ति ढाबे के अंदर चला गया और आरती ने उसे खाना परोसा। खाना खाकर वो व्यक्ति उंगलियां चाटते हुए बोला, खाने तो मैंने बहुत सारे खाए, लेकिन इतना लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया भाई। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ का एसपी हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे का इश्तिहार अखबारों और टीवी में जरूर दूंगा। आखिर लोगों को पता लगे कि हमारे इंडिया में भी जापान जैसे ढाबे बने हुए हैं। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। इतना कहकर वो व्यक्ति अपना कार्ड देकर वहां से चला गया। अगले दिन से आरती के ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी और आरती के पास पैसा बरसने लगा। अब संपत के ढाबे पर सन्नाटा छाया रहता था। संपत क्रोधित होकर मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी, आज नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरे ढाबे पर कुत्ते लौट रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ संपत? ज्यादा बातें मत बनाइए मुखिया जी, जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारी और जमींदार की पोल सारे गांव के सामने खोल दूंगा। मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है संपत, बता रहा हूँ। मत भूल कि तू भी फंस जाएगा।
तूने जानबूझकर रतन को उस बेकार ट्रक को शहर ले जाने के लिए कहा और उस बेचारे की मौत हो गई। तू पहले से जानता था कि उस ट्रक में ब्रेक नहीं है। हाँ, और ऐसा करने के लिए मुझे किसने कहा था? तुमने मुखिया जी, तुमने। और तो और तुमने मुझसे वादा किया था कि आरती का मकान बेचने के बाद तुम मुझे कुछ हिस्सा दोगे। वो हिस्सा भी अभी तक मेरे पास नहीं आया। दादा बातें मत बना संपत, तू कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, समझा? जब से तुझे पता लगा था कि रतन गांव में खुद का ढाबा खोलने की सोच रहा था, तो तभी से उसे अपने रास्ते से हटाने की सोच रहा था। और वैसे भी तू क्या जाने राजनीति क्या होती है रे? अरे सारा का सारा झगड़ा आरती के मकान का ही था, जो हाईवे के पास बना हुआ था। मुझसे भी मेरे दोस्त जमींदार ने ऐसा सब कुछ करने के लिए कहा था। मेरे पास भी अभी मेरा हिस्सा नहीं आया, समझे? तभी वहाँ पर जमींदार आ गया और उन दोनों से बोला, अरे तुम दोनों एक नंबर के मूर्ख हो। संपत, तुम्हारा ढाबा क्या चलना बंद हुआ? तुम अपनी जात पर उतर आए। जमींदार, आरती के दिन अब बदल चुके हैं, समझे? उसका ढाबा पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। अगर कहीं आरती अपनी जात पर उतर आई तो कभी सोचा है कि तुम्हारा, मेरा और संपत का क्या होगा? आज रात हम तीनों मिलकर आरती का गेम समाप्त कर देंगे और उसके अंडा ढाबे पर कब्जा भी कर लेंगे, समझे? रात के वक्त वो तीनों हथियारों से लैस होकर आरती के ढाबे के अंदर घुस गए। उन तीनों को देखकर आरती बुरी तरह से चौंक गई। तुम तीनों मेरे ढाबे में क्या कर रहे हो? तेरी वजह से मेरा ढाबा चलना बंद हो गया है। मेरी वजह से? ईश्वर सबको अपने अपने नसीब का देता है। अरे जब मुझे पता लगा था कि तेरा पति ढाबा खोलने की फिराक में है, तब मैंने उसे जानबूझकर उस कबाड़ ट्रक में शहर भेजा था और उसके ब्रेक फेल कर दिए थे। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है आरती, तुम्हारे हाईवे पर बने हुए मकान पर मेरी बहुत टाइम से नजर थी। तो हम तीनों ने मिलकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। तुम्हारे पति की मौत हो जाने के बाद मैंने ही मुखिया को तुम्हारे घर पर भेजा था। यहाँ तक कि तुम्हारे ढाबे पर जो ग्राहक तुम्हें गालियां बककर गए थे ना, वो कोई ग्राहक नहीं थे, बल्कि मेरे ही आदमी थे। मैं तुम्हारे मकान पर कब्जा करना चाहता था। आरती मुखिया की ओर देखकर बोली, मुखिया जी, आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी।